अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसको हम सेकंड हाफ में आके डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बड़े अहम इससे मुतल्लिक बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहम फैसला या अहम राय दी गई है 9 रुकनी फाजिल बेंच की तरफ से। 4 दहाइयों बाद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई उसके ऊपर अदालत ने उनके सामने जो 5 सवालात थे अपने मुख्तसर फैसले में उनके जवाब देने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स जब तफसीली फैसला आएगा उसको तो हम डिस्कस करेंगे और जो नुकात हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी वजूहात हम जान सकेंगे। लेकिन अभी जो अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो का रद्द अमल बहुत इंटरेस्टिंग, उसी को डिस्कस करते हैं। अदालत ने करार दिया है कि जी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला है और साथ ही साथ 5 सवालात आंसर करते हुए अदालत ने ये भी कहा है कि जो बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए थे, जिनको ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए था, यानी आर्टिकल 4(1)(2)(a), आर्टिकल 8, 9, 10(a), 14, आर्टिकल 25 उनको फॉलो ही नहीं किया गया। और भी मज़ीद शकें जिनको आगे आके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था, बल्कि जब लिखवाया जा रहा था, तो उस वक्त हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और आप दीदा हो गए। लेकिन कोर्ट से बाहर आकर उन्होंने बात की मीडिया से और ये कहा या इजहार ख्याल किया कि 44 साल बाद तारीख़ दुरुस्त हुई है और फैसले के बाद ये उम्मीद है कि निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। अदालती निज़ाम के ऊपर ख़ास तौर पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है या उसमें कितना वज़न है, अपने तजियाकारों से जानते हैं। हमें आज पैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब, एजाज़ सैयद साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। सर, क्या समझते हैं बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि इसके बाद निज़ाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा, उसमें वज़न है? मैं नहीं समझता कि इतना फौरी तौर पर कोई हमारा निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारी अदलिया जो है वो ख़राबियों से बरी पड़ी हुई है और अदलिया भी इस मुआशरे का हिस्सा है। तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि ख़राब मुआशरे में कोई आइडियल अदलिया हो। अलबत्ता ये जो चीफ़ जस्टिस साहब ने बात की थी कि अपने गिरेबान में झांकने का एक अमल उन्होंने किया है, तो इससे बेहतरी ज़रूर आएगी और कम से कम मुस्तक़बल में अगर कोई जज इस तरह ज़मीर फ़रोशी करेगा जिस तरह के जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा देते हुए वक्त किया था, या फिर हमारी तारीख़ में और बहुत सारे ऐसे शर्मनाक फ़ैसले हैं, तो उन ये जो मौजूदा जजेस हैं उनको ये एक सबक मिल गया कि मुस्तक़बल में किसी वक्त उनके उस किरदार की इसी तरह से नकाब कुशाई भी की जा सकती है और उसको गलत भी करार दिया जा सकता है। तो एक अच्छी रिवायत है और अच्छा फ़ैसला है और तारीख़ को दुरुस्त किया है उन्होंने, लेकिन बहुत देर बाद ये सब कुछ हुआ है। काश ये पहले हो जाता। और दूसरा ये कि एक तो ये कि ज़्यादातर फोकस इस पे होना चाहिए कि मुस्तक़बल में जुडिशरी आज़ादी के साथ और ख़ुद मुख्तारी के साथ फ़ैसले करें। मुस्तक़बल में जुडिशरी किसी ताले अज़मा के लिए, किसी डिक्टेटर के लिए इस्तेमाल ना हो। और फिर इस दौरान एक नया रुझान अदलिया में आ गया है कि जजेस के अपने भी ग्रुप्स बन गए हैं, उनके अपने मफादात आड़े आ जाते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं वो आड़े जाते हैं। ये जो पिछले 3-4 चीफ जस्टिस का दौर हमने देखा, जस्टिस बंदयाल साहब का, जस्टिस साकिब निसार साहब का, तो उस के तदारुक के लिए भी कोई इक़दाम जुडिशरी को ख़ुद उठाने चाहिए कि कोई जज साकिब निसार और उमर अता बंदयाल भी ना बन सके। अच्छा, हुआ तो है एजाज़, जैसे रिटायर्ड जजेस के ऊपर इंक्वायरी और इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब ने जो लिया, फिर अदालत ने फिर आज ये फ़ैसला हम देख रहे हैं कि 4 दहाइयों बाद अदालत ने ये बड़ा तारीख़ी फ़ैसला और करार दिया है कि जी फेयर ट्रायल नहीं मिला था। क्या समझते हैं फ्यूचर में इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या ये कोर्स करेक्शन के लिए, अदलिया में अकाउंटेबिलिटी के लिए ख़ास तौर पर अहम साबित होगा? अलीना, जो मुस्तकबिल में कोर्स करेक्शन है उसके हवाले से जो हालिया फ़ैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से,
ये एक सिंबॉलिक अहमियत ज़रूर रखता है, लेकिन आप अगर कहें कि कोई कंक्रीट कदम है तो वो नहीं है। सिस्टम जो होते हैं वो बड़ी चीज़ होते हैं, उनको उनका धारा मोड़ना या सिस्टम्स को रिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल अमल होता है। किसी एक फ़ैसले से सिस्टम्स ठीक नहीं होते और एक अदालती फ़ैसले से कम सिस्टम्स फौरी तौर पर ठीक नहीं होते, उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन बाज़ ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पर अदालती फ़ैसले भी बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे जो जजेस की सीनियरिटी का मामला था, ये भी एक अदालती फ़ैसला था जिसकी वजह से जजेस की सीनियरिटी का असूल तय हुआ और पहले हुकूमतें अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाती थी। वो मामला निकला और मामला अदलिया के पास आया और चीफ जस्टिस जो जजेस सीनियर होते थे तो वो जजेस बनने लग पड़े। इस पर्टिकुलर केस में दो बातें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि अदालत ने माना है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला था। अब अगली बात यह है कि जिन लोगों ने फेयर ट्रायल नहीं दिया था, क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जानी चाहिए? गो के उनमें से अक्सर जो लोग हैं, कमोबेश सारे लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं, लेकिन अदालत जब ये मान लिया अदालत ने कि वो फेयर ट्रायल नहीं दिया था, एक मरे हुए शख्स के बारे में मान लिया, तो फिर अदालत के ऊपर अगली जिम्मेदारी भी आयद होती है कि जिन अफराद ने, चाहे वो वफात पा चुके हैं, फेयर ट्रायल नहीं दिया, उनके बारे में भी कोई फ़ैसला करे तो ज़्यादा बेहतर हो। तीसरी और अहम बात यह है, जो कि रवैया है, इंसानी रवैया है, वो ये है कि ये जो फ़ैसला आज आया है कमोबेश 44-45 साल के बाद आया है। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को हैंग किया गया और आज ये फ़ैसला आया है। 45 साल होने वाले हैं उनके करीब ये फ़ैसला आया है, 1 माह कम कह लीजिए 45 साल। तो इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पहली दफ़ा आई इक़्तिदार में, आपको पता है कि भुट्टो साहब को जब हैंग किया गया, बेनज़ीर साहबा बाद में वो एग्ज़ाइल में चली गई हुई थी अपनी वालदा के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फिर जब वो पाकिस्तान में वापस आई और पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई, तो आप सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने वो तमाम फ़ाइलें मंगवाई जिनमें भुट्टो साहब के केस के बारे में लिखा गया था। वज़ारत दिफ़ा से वो फ़ाइलें मंगवाई थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से वो फ़ाइलें मंगवाई थी और वो बड़ी पर्टिकुलर थी अपने वालिद के जिन हालात में उनके वालिद की हैंगिंग हुई थी, जिन हालात में उनको कत्ल किया गया था, तो वो उस बारे में बड़ी पर्टिकुलर थी। वो इंतज़ार करते करते फोत हो गई और फिर ये मुकदमा भी दायर हुआ तो आसफ अली जरदारी साहब के दौर में दायर हुआ जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 और 13 वाली। लेकिन आज इंसाफ जो है वो शायद भुट्टो ख़ानदान को मिल गया है, सिंबॉलिकली मिल गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। आप आला अदलिया और जो लोअर जुडिशरी है उसकी पेंडेंसी देख लीजिए। ये अगर अदालती कत्ल बीबी शहीद की बात करें तो उनके तो अपने कत्ल की तहकीकात और जो मुकदमा है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और वो शफाफ तरीके से, गैर जानिबदार तरीके से होनी चाहिए थी। वो आप कह रहे हैं इंसाफ मिल गया, अपने वालिद के लिए तो मुंतज़िर रही, लेकिन आई थिंक उनके केस के ऊपर भी अभी क्लैरिटी नहीं मिली है। फ़खर, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाला फ़ैसला हो या फिर पनामा वाला, अदालत किस तरह से सिस्टम में आला-ए-कार के तौर पर इस्तेमाल होती रही, जजेस किस तरह से आला-ए-कार के तौर पर इस्तेमाल होते रहे टेम्परिंग के लिए, सिस्टम में को मलाइन करने के लिए, क्या आपको लगता है इस फैसले के बाद ये जो छाप है, ये जो मोहर है, मुस्तकबिल के लिए इस पर कोई असर पड़ेगा? शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है कि ये जो आज फ़ैसला आया है इससे कोई बेहतरी या कोई जो हमारे अदालती जो निज़ाम है उसमें कोई बेहतरी आएगी तो मैं समझता हूँ नहीं आएगी। और उसकी वजह ये है कि 40 साल बाद आप ये कह रहे हैं, अदालत की तरफ से ये कह रहा है कि फ़ेयर ट्रायल नहीं दिया गया जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म थे उनको। अब सवाल पहला ये बनता है कि फ़ेयर ट्रायल क्यों नहीं दिया गया था, उस टाइम सर्कमस्टांसेस क्या थे? जब हाई कोर्ट की तरफ से ये फ़ैसला दिया गया था भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब फुल कोर्ट ने उस टाइम इस मुकदमे की समाअत की थी, तब 9 जजेस थे, 5 एक तरफ थे जो फांसी ना देने के हक में थे और 4 दूसरी तरफ थे। लेकिन फिर उनमें उसी ट्रायल के दौरान एक जज साहब, जस्टिस वहीदुद्दीन साहब की वफ़ात हो गई, फिर और एक और जज साहब जो थे वो बीमार हो गए, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गनीमत जानते हुए 4-3 से फैसला जल्दी में देते हुए भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी। तो फेयर ट्रायल का जो बैकग्राउंड है वो ये था। अब सवाल ये है कि जो फेयर ट्रायल के हवाले
हवाले से अदालत ने ये आज फैसला दिया है, क्या इसमें अभी भुट्टो साहब को इनोसेंट तो करार नहीं दिया गया इस फैसले में, सिर्फ ये कहा गया है कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, गो कि ये शॉर्ट ऑर्डर है, तफसीली जब फैसला आएगा तो वो तब पता चलेगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल 10A है, आपको पता है कि जो 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेयर ट्रायल के हवाले से जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ये आर्टिकल 10A था ही नहीं। ये 18वीं तरमीम में जो अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम की गई है उसमें आर्टिकल 10A ये शामिल किया गया है, और उसका बैकग्राउंड भी यही था। एक तो भुट्टो ट्रायल था और उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ का त्यारा हाईजैकिंग केस था। तो इन दो एक्सपीरियंस की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया कि ये जो फेयर ट्रायल का है, ताकि मुस्तकबिल में कोई इसी तरह के सियासी मुकदमात हों या कोई भी हों तो उसमें फेयर ट्रायल के हवाले से किसी भी शहरी को ये उसका बुनियादी हक करार दिया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 10A ये पहले था ही नहीं जो भुट्टो का जो ट्रायल चल रहा था या 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, बल्कि ये 2010 में वो ऐड किया गया था। अब इसमें एक और चीज़ जो इन्होंने वो जब ये 18वीं तरमीम की कमेटी काम कर रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ये फेयर ट्रायल का तो एक हो गया है, लेकिन जो भुट्टो ट्रायल का जो मुकदमा था या उसका जो फैसला है उसको अनडू करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक तजवीज़ दी थी कि हम आर्टिकल 175 में तरमीम कर देते हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड दी जो बाकी जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उनके साथ साथ हम अगर ये ऐड कर दें कि जो पीसीओ कोर्ट्स हैं वो नहीं होंगी कोई भी, तो उससे जो भुट्टो ट्रायल था वो अनडू किया जा सकता था। लेकिन उस पर बाकी जो 18वीं तरमीम की कमेटी थी उन्होंने उसकी वो नहीं की, इससे एग्री नहीं किया था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक जो है वो खुल जाता। तो ये जो एक बैकग्राउंड था इसमें, लेकिन अब भी जो इसका तफसीली फैसला आएगा उसमें मुझे नहीं मालूम कि क्या ये जो भुट्टो का जो ट्रायल के हवाले से वो उसको इनोसेंट भी करार देते हैं या नहीं देते, या सिर्फ फेयर ट्रायल और बाकी इनके ऊपर वो करते हैं, ये देखना होगा। तो बाकी कोई बेहतरी मुझे नहीं लगता अदालती निज़ाम में कोई इस तरह इस फैसले से सिर्फ इस फैसले से आ सकती है। क्योंकि ये दूसरी दफ़ा ये डिस्कशन में तो मजीद साहब के पास तो मैं जाती हूँ, लेकिन एजाज ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि ये तो सदाती रेफरेंस के ऊपर एक राय है अदालत की, इसमें तजवीज़ भी कर सकते हैं सज़ा या इस चीज़ का तयन कर सकते हैं? प्लीज़ मुख्तसर। कानूनी तौर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन आज ये राय अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे देती है तो कल कोई बंदा उठ के ये इस राय की बुनियाद के ऊपर एक नई पिटीशन तो दायर कर सकता है, या कल कोई चीफ जस्टिस आए और वो उसका नोटिस ले लें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी हुई है, तो उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। आल दो कि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जजों को प्रोटेक्ट किया है जजों के काले कामों को जजों ने ही प्रोटेक्ट किया है, और जर्नलों के काले कामों को जर्नलों ने प्रोटेक्ट किया है, और जर्नलिस्टों के काले कामों को भी जर्नलिस्टों ने ही प्रोटेक्ट किया। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो हम यहाँ पर बात, जी फ़खर। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता था, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो इस्तीफे के बावजूद भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का जो कंटिन्यू रखा उसकी प्रोसीडिंग थी और वो कर दिया है, मेरा ख्याल है ये बुनियाद बनेगी कोई जजेस का मिसकंडक्ट हो या इस जो फैसलों के हवाले से भी हो, वो मुस्तकबिल में इस तरह के कोई जो है मुकदमात के हवाले से ये बुनियाद बन सकती है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तरफ से वो किया गया जो रेफरेंस का। ठीक है। अब जो मुख्तसर फैसला है उसके अंदर जो क्वेश्चन 3 और 5 को रेफ़र किया गया है और उसके ऊपर यही पूछा गया है कि क्या इस तरह के मुबहिम सर्कमस्टांसेस में जो डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया भुट्टो साहब को, क्या वो बनता भी था या नहीं। इसके ऊपर अदालत ने यही करार दिया है कि अभी वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये केस सुन रहे थे, तो इसके ऊपर पूरी तरह से वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसके अंदर फिर भी इस इशू को टच करेंगे कि क्या लीगैलिटीज़ बनती हैं या नहीं। मज़ीद साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये सिर्फ सिंबॉलिक होगा या इसके मज़ीद भी कुछ असरात हो सकते हैं, ख़ासकर जो एक सीरीज़ चली आ रही है और पिछले दौर में हमने देखा अदालत के ऊपर और उसकी साख बहुत मुतासिर हुई, क्या वो बहाल हो सकेगी? ये सिर्फ मसला फेयर ट्रायल का नहीं है कि फेयर ट्रायल नहीं था, ये जुडिशल मर्डर था। और जुडिशल मर्डर किस तरह है, अगर इस केस की बारीकी जब तफसीली फैसला आएगा तो शायद हमें कुछ चीज़ें नज़र आएँ। अगर एक सिटिंग जज जो 9वां जज था जिसके फैसले की वजह से फांसी हुई,
वो अगर कहीं अपनी कन्फेशन में ये कहे कि मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक आए, शरीफुद्दीन पीरज़ादा आए, उन्होंने मुझे नवे जज के तौर पे इंडक्ट करवाया और कहा, और उनसे मैंने ये कहा कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप पार्टी हैं। ये सारा बयान अगर जस्टिस नसीम हसन शाह का, और ये कि हाँ मैंने दबाव में फ़ैसला दिया, ये सारा बयान अगर कोर्ट इसे दुरुस्त मानती है तो ये मसला सिर्फ फेयर ट्रायल ना होने का नहीं है, ये मसला सीधा सीधा इस केस को ख़त्म करना चाहिए, इसको जुडिशल मर्डर करार देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक डायरेक्टली इन्वॉल्व नज़र आते हैं इसके अंदर, ये पूरी साजिश के अंदर इन्वॉल्व नज़र आते हैं। हाई कोर्ट में केस को लगवाना, उनको उससे डिप्राइव करना, उसके बाद नसीम हसन शाह को तैयार करना एज ए जूनियर जज जो तैयार नहीं हो रहे थे, और उसके बाद उस नवे जज का बाकी 4 जजेस, 4 एक तरफ थे, 4 दूसरी तरफ थे, आखिरी जज ये थे, इनसे ये फ़ैसला करवाना, ये सारी चीज़ें इस केस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। ये सारी चीज़ें इस केस को एक जुडिशल मर्डर कहने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपने सिर्फ ये कह के मामला टाल दिया कि जी नहीं, ये राय ये है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही माइल्ड चीज़ होगी। मेरा ख्याल है ये उस तरीके की जो है विंडिकेट नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल है इस केस के तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए हमें। अगर आप रीट्रायल की बात करते तो शायद रीट्रायल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, रीट्रायल बहुत वो है, लेकिन इस केस को स्क्रैप करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की फाइल से इस केस को स्क्रैप करने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस केस में एक सिटिंग जज जो है, जिसने फांसी के हक़ में फ़ैसला दिया, वो ये कह रहा है कि मैंने दबाव में फ़ैसला दिया। वो ये कह रहा है कि एक लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने फांसी दी थी, और वो आके बाकायदा एक सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज को तैयार करते हैं। ये सारी कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या इसको साजिश कहना पड़ेगा आपको, इसे ये बताना पड़ेगा कि एक गहरी साजिश थी। आप सोचे 44 साल गुजर गए, 44 साल में पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है तहस नहस करके रख दिया आपने। एक आमिर जो है वो 11 साल तक हुकूमत करता रहा, उसकी वजह से आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है तकरीबन जो एंटी डिक्टेटरशिप थी उनको ख़त्म करने की एक चीज़ नहीं हुई है। इसके नतीजे में कई चीज़ें हुई हैं। तो मेरा ख्याल में कम से कम इस शॉर्ट ऑर्डर से मैं कम से कम मुतमईन नहीं हूँ कि ये जो है सिर्फ ये कह के कि नहीं फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, ये मसला सिर्फ फेयर ट्रायल ना देने का नहीं है। ये मसला इस मुल्क के एक वजीर आज़म को साजिश के तहत फांसी चढ़ाने का मसला है, और आपको ये कहना पड़ेगा कि ये एक जुडिशल मर्डर था। बट सर यही बार बार मेरे सामने फैसला ही खुला है, और मैं एग्जैक्टली आपको बता भी देती हूँ। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ डू नॉट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू सेट असाइड द जजमेंट वेयर बाय मिस्टर भुट्टो वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड। द सेट जजमेंट attained finality after the dismissal of the review petition by this court. सर तो देखिए आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि पॉश कर देनी चाहिए थी, उसको सेट असाइड कर देना चाहिए था, तो अदालत ये कहती है अपने ओपिनियन में कि जी ऐसा कोई आइन और कानून में इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम उसको सेट असाइड कर सकते थे। देखिए या तो अलीना, या तो आप इस केस को सुनते ही नहीं, आप कहते जी केस ए क्लोज ट्रांजेक्शन, ठीक है, तारीख तो हमेशा ये इसको जुडिशल मर्डर कहेगी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो उस जजमेंट का हिस्सा रहे हैं, वो आके ये इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को बताते हैं कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी। बाद में उन्होंने किताब के अंदर अपने आप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की, लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट पहली सज़ा वहाँ हुई, ये बात तो इस्टेब्लिश हुई ना कि किस तरीके से वहाँ चीज़ गई, तफ्तीश नहीं हुई, तफ्तीश का वो नहीं था, लीगैलिटी नहीं थी, लिहाजा तफ्तीश भी गलत हुई। जब आप ये सारी बातें कह रहे हैं तो फिर आप ये कैसे नहीं कह रहे कि ये फेयर ट्रायल का मसला नहीं, ये जुडिशल मर्डर है। और इस तरीके से चूंकि फेयर ट्रायल नहीं मिला है उसको, और एक आदमी को फांसी चढ़ गई। देखिए एक तो ये होता है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, आपको कम सज़ा हो गई, एक आदमी इस दुनिया से चला गया, वो आदमी इस मुल्क का वजीर आज़म था, उसके फांसी की आज तक रिपरकशंस महसूस किए जा रहे हैं, उसको आप सिर्फ ये कह के टाल देंगे
कि जी नहीं अब ये हमारे पास हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो फिर आप ट्रायल ये सुनते ही नहीं, फिर आप कह देते कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ठीक है सर, आपकी राय आ गई, लेकिन बहुत से इसमें कानूनी सवालात भी हैं जो अभी भी मेरे जहन में है, यकीनन हमारे देखने वालों के जहनों में भी होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी आगे अगर प्रोग्राम में कोई कानूनी एक्सपर्ट हम लाइन पर ले सकें, या फिर आने वाले दिनों में जब इसका तफसीली फैसला आएगा हम यकीनन उसके ऊपर भी बात करेंगे और पैनल में कानूनी माहिर को भी शामिल करेंगे, ताकि हम इसके जो कानूनी सवालात जो हमारे जहनों में रह गए हैं उसके ऊपर भी अपना रुझान क्लियर कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आज जो फॉर्म 45 जारी हुए हैं और उसका मामला, एक ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक जी। फॉर्म 45 बिल आखिर तकरीबन एक माह बाद, जो 14 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना होता है, एक माह बाद अपलोड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी हैं जो कि मुबैना तौर पर देखी जा रही हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इस अमल से इलेक्शन में जो धांधली का हमारा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, बाकी जमातें भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। सवाल ये है कि इस मामले पर तहकीकात किस तरह से होनी चाहिए। एजाज़, हमारी टीम ने भी मुख्तलिफ़ हलकों के फॉर्म 45 पर रिसर्च की और उनको कंपेयर किया जो पार्टीज़ को मिले, वाकई में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं और नज़र आ रही हैं। अब किस तरह से इस मामले को देखा जाए? बहुत शुक्रिया अलेना। बात यह है कि हालिया इंतखाबात में जो वाक़यात हमें सुनने को मिले हैं वो बड़े होशरुबा हैं। जिस तरीके से हुकूमती अमला, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूँगा, इसने काम किया है, और जिस तरीके से मैं कहूँगा कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान, वो इस बात का बहुत हद तक इस बात की इलामत है कि इलेक्शन में बहुत चीज़ें ख़राब थीं और इलेक्शन शफाफ अंदाज में मुनक्कद नहीं हुए। आरओज़ का जो किरदार था, हमारी ज़िली इंतज़ामिया में जो अफसरान थे वो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना था। ये पिंडी के कमिश्नर साहब जो आए सामने, उनके बारे में बहुत सारे सवालात हैं। उनका जो बयान है वो पूरा सच नहीं है, बल्कि उनके बयान का एक बड़ा हिस्सा वो झूठ के ऊपर मबनी है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ अनसंग हीरो ऐसे हैं, ऐसी ख्वातीन और ऐसे मर्द हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जिन्होंने इंतखाबात के दौरान जो नताइज हैं उनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने दबाव लेने से इनकार किया। ये भी बात मानने की, लेकिन अक्सरियत जो है, मैं ये कहूँगा कि शायद अक्सरियत किसी और तरफ देख रही थी, और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। आप अगर फाफन की रिपोर्ट देखें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि 30 से ज़ायद ऐसे हलके हैं जहां पर जीतने का जो मार्जिन है, जीते हुए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सलीम साफी साहब। कल रात जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया जारी हुआ, उसमें तो इलेक्शन से मुतल्लिक उनका कोई अमल दखल नहीं था, तो उसमें उनको इन्वॉल्व भी ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है सारी की सारी। इस मरतबा तो बराह रास्त फौज का पोलिंग के अमल में कोई किरदार नहीं था, पोलिंग स्टेशन के अंदर उनका कोई किरदार नहीं था। फ़ौज को सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की, और मेरे ख़्याल में उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि उस रोज़ कोई इतनी कत्ल गारत नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था। लेकिन लास्ट टाइम और इस टाइम में एक फ़र्क था। जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें फ़ौजियों ने पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया था, और पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में गिनती हुई थी, और पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में फॉर्म 45 तैयार किए गए थे। इसलिए उसकी वजह से उस इलेक्शन की कोई वक़्त ही नहीं रही। अब के बार वो काम तो नहीं किया गया, गिनती पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में हो गई, और उनकी मौजूदगी में फॉर्म 45 तैयार किए गए। लेकिन उसके बाद जिन वाक़यात की तरफ एजाज़ सैयद ने इशारा किया, और जिस तरीके से फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन उसको मंजर आम पे लाने में देर लगा दी, इस तरह फॉर्म 47 के बाज़ हलकों के लेट करा दिए गए, और बहुत सारी जगहों पे पैसे के इस्तेमाल की इस मरतबा बड़ी शिकायतें आई बहुत सारी जगहों से। तो इन 3-4 अवामिल ने इस मरतबा के इलेक्शन को भी बदकिस्मती से बड़ा दागदार बना दिया है। सर, वो पहले प्री पोल थी, इस दफ़ा पोस्ट पोल जो हुई है वो तो एक ही मामला ना हो गया फिर? नहीं, वो ये तो बल्कि ज़्यादा ज़्यादती, पोस्ट पोल भी थी ना।
अच्छा। क्योंकि जब पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में तो अपनी मर्जी के रिजल्ट तैयार किए गए और फॉर्म 45 भी अपनी मर्जी के तैयार किए गए और फॉर्म 47 भी अपनी मर्जी के तैयार किए गए। तो उस वक्त प्री पोल भी थी और पोस्ट पोल भी थी। इस मरतबा भी प्री पोल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी हुई, लेकिन इलेक्शन वाले दिन कम से कम सुबह से लेकर शाम तक और वोटों की गिनती तक प्रोसेस से मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन बाद में जो रद्द-बदल की शिकायतें हैं या फिर बाद जगहों पे पैसे के चलने की शिकायतें हैं, वो उसकी वजह से इस मरतबा का इलेक्शन भी बदकिस्मती से दागदार हो गया। छोटी सी ब्रेक के बाद बाकी दोनों की राय जानिए। जो फॉर्म 45 जारी हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनका दावा दुरुस्त साबित हो गया है। मजहर साहब, किस तरह हुए इस मामले की तहकीकात? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल बनी, उसमें अब कौन क्या दावे कर रहा है और क्या कह रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इसके इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जिस पे सबको यकीन हो करवा लें, ये जितने भी, देखिए नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल की ज़रूरत होती है। अगर ये फॉर्म 45 के साथ जो कुछ किया गया, लगता है कि यहाँ शायद अकल भी इस्तेमाल नहीं की गई है। लेकिन आप करवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें आई थी और कितनी सीटें हो गई। कराची में MQM की कितनी सीटें आई थी और कितनी सीटें हो गई। इलेक्शन से पहले भी ये ख़बरें आ रही थी कि जी MQM को इतनी सीटें दी जा रही हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इतनी सीटें दी जा रही हैं। आप करवा लें। अगर सबका दावा है कि वो बहुत ही उन्होंने जेन्युइनली इलेक्शन जीता है, तो आप दोबारा इलेक्शन करवा दें। अगर जेन्युइनली उस मरतबा जीता है तो इस मरतबा भी जीत जाएंगे। दोबारा इलेक्शन सर, इतने सारे हलकों के ऊपर आ रहे हैं, इतना बड़ा इलेक्शन दोबारा कैसे करवाएं सर? इसलिए कि इसलिए बीबी ज़रूरी ये होता है कि अगर आपने एक बड़ा इलेक्शन में अगर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, तो क्या सिर्फ इस वजह से उस फ्रॉड को एक्सेप्ट कर लिया जाए? मैं फ्रॉड उस माने में कि आप करें ना, तो जनरल इलेक्शन दोबारा करा दें, करें। क्यों नहीं? अगर फर्ज करें ये साबित होता है, अलीना, अगर फर्ज करें ये साबित हो जाए कि लार्ज स्केल रिगिंग हुई है, तो क्या उस इलेक्शन को स्क्रैप नहीं कर देना चाहिए? क्या उस इलेक्शन को जो है नल एंड वॉइड नहीं करार देना चाहिए? अगर लार्ज स्केल इलेक्शन में धांधली हुई है और ये साबित होती है कि धांधली हुई है, इन सारे फॉर्म्स का फॉरेंसिक हो जाता है, ये साबित होता है कि धांधली हुई, तो क्या इलेक्शन को हम इसलिए एक्सेप्ट कर लें कि जी ये एक्सरसाइज दोबारा कैसे होगी? तो फिर एक गवर्नमेंट जो है वो एक फेक गवर्नमेंट बैठा दी जाए। मेरा ख्याल सर, क्या ये प्रैक्टिकल है? देखना चाहिए। प्रैक्टिकल सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं है? सर, इकोनॉमी नहीं है ना आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास पैसे नहीं है ना, आपके पास कैपेसिटी है कि आप दोबारा से कर सके, और करवाएंगे किससे? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त में जब इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व हुई थी और ये कहा गया था नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो क्या एक्सक्यूज पेश की गई थी कि जी पैसा नहीं है। वो पैसा 6 महीने में पता नहीं कहां से आया कि दोबारा जो 8 फरवरी के इलेक्शन में चले गए। बहुत दूर जा रहे हैं, वो जरा मामला कुछ और था। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, ये नहीं हो सकता। हालांकि उस वक्त भी हमने उसके ऊपर बहुत सवालात उठाए थे, लेकिन वो मामला कुछ और था। मुझे ये बता दें अलीना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं भी कि इलेक्शन में धांधली हुई है और फिर मैं कहूं कि इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्या बात हुई? यानी एक धांधली गवर्नमेंट बना सकते हैं आप, लेकिन उसको स्क्रैप नहीं कर सकते। हक रखते हैं अपनी राय का इजहार। लेकिन सर, इसी सिस्टम के जरिए हम करवाएंगे। साबित तो ये भी एक सवाल है ना। मैं तो सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं कि अगर साबित हो जाए, अगर ये साबित हो जाए कि लार्ज स्केल रिगिंग हुई है, साबित और कैसे होता है? तहकीक कराएं। कैसे तहकीकात होंगी ना, यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो यकीन नहीं करते तहरीक इंसाफ वाले और दीगर जमातें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर यकीन नहीं करते, तो हम कैसे कराएं तहकीकात?
नहीं नहीं, ये आप छोड़ दें कि कौन किस पे यकीन रखता है कौन नहीं करता। पहले तो आप इस बात को तय करें। ऐसी कैसे तहकीकात हो? मैं यही तजवीज़ दे रहा हूं ना कि आप पहले तो इस मैकेनिज्म को तय करें, पहले तो एक प्रिंसिपली एग्री करें कि हाँ इसकी तहकीक होनी चाहिए। हाँ, अगर इस तहकीक के नतीजे में ये साबित होता है कि लार्ज स्केल धांधली हुई थी तो ये इलेक्शन दोबारा हो सकता है। तय कर लें ना, ये एक प्रिंसिपली तय कर लें। जैसे जमाते हैं, जमाते इस्लामी, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑब्जेक्शन है, अदालत जाए वो इसी तरह होगा या फिर आपको लगता है कोई और तरीका होना चाहिए तहकीकात? सारी देखें, सारी पार्टियां तय कर लेना एक मैकेनिज्म। मैं फिर वही कह रहा हूं, एक मैकेनिज्म तय कर लें कि तहकीक कैसे होनी चाहिए। अच्छा, एक मैकेनिज्म तय कर लें कि हाँ उस तहकीक के नतीजे में अगर साबित होता है तो फिर आप इस इलेक्शन को, लार्ज स्केल रिगिंग की बात कर रहा हूं कि अगर ये साबित होता है कि लार्ज स्केल रिगिंग हुई है तो फिर इस हुकूमत का जवाब नहीं रहेगा, फिर इस पार्लियामेंट का जवाब नहीं रहेगा। ओके फखर। अलीना, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि टीवी के ऊपर बैठ के या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे करना जो है ना, ये कोई भी कर सकता है। जो कानून का एक बुनियादी असूल है कि आपने कोई दावा किया है तो उसको साबित भी करना है। आप मज़र साहब से भी पूछ रही थी कि अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा इसकी तहकीकात के हवाले से। देखें, इलेक्शन एक्ट में इसके हवाले से 2 सजेशंस हैं। एक तो है रिकाउंटिंग के हवाले से, जो कि उसके सेक्शन 95 में है कि अगर तो जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो जीतने या हारने के मार्जिन से ज़्यादा हों तो आपका जो पहले ही एक रेमेडी है वो ये है कि आप रिकाउंटिंग की वो दरख्वास्त देंगे। मुतल्लिका जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो आपकी रिकाउंटिंग के ज़रिए जो आपके जितने भी कोई अगर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर कर सकता है। एक तो ये है। दूसरा, उसके बाद जो एक तरीक़ाकार है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही आपके जितने भी ग्रीवेंसेज हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो उसमें जाके आपने एड्रेस करने होते हैं। हमने 2018 का इलेक्शन का भी देखा। मज़र साहब कह रहे हैं कि ये साबित हो जाता है कि ये एक लार्ज स्केल जो है वो रिगिंग हुई है इस इलेक्शन में। मैंने 2018 के जो इलेक्शन थे उसके फॉर्म 45 12,000 से ज़ायद जो फॉर्म 45 थे उसका एनालिसिस किया था और वो दी न्यूज़ में खबर भी दी थी। जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा कि 90 जो पोलिंग एजेंट्स थे 2018 के इलेक्शंस में उनके दस्तखत नहीं लिए गए थे, उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो नताइज तैयार किए गए थे। तो ये जो फॉर्म 45 थे 2018 के 95% से ज़्यादा फॉर्म 45 जो थे उस टाइम 2018 के इलेक्शन के, वो बगैर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी के सब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने खुद तैयार किए थे। अब मैंने ये जो 2018 के फॉर्म 45 का एनालिसिस किया था उसमें आप हैरान हो जाएंगी कि 30-30, 40-40 जो फॉर्म 45 थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के एक ही हैंड राइटिंग के साथ फिल किए हुए थे। आप ये बता रही थी कि हमने अभी हमारी टीम ने भी देखे हैं कुछ फॉर्म 45 तो उसमें बड़ी इरेगुलरिटीज़ नज़र आ रही थी। देखें, ये हर इलेक्शन में इस तरह के जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उसका तरीक़ाकार है तहकीकात का, वो प्लेटफॉर्म तो ये ऑलरेडी जो है वो इस पर वो करेंगे। बाकी टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते रहेंगे। वो 2018 के इलेक्शंस के बाद नून लीग भी करती रही, दावे भी करती रही, मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी जाते रहे लोग। हमने ये भी देखा कि अदालतों की तरफ से 4-4 साल जो है वो केसेस को दबा के भी रखा गया। तो मुझे नहीं लगता कि ना ये इसमें कोई री इलेक्शन या कोई एक लार्ज स्केल रिगिंग का वो किया जाता है। ये हर इलेक्शन की जो है ये इसी तरह की ही रुदाद होती है। आप फॉर्म 45 पिछले इलेक्शंस के देखें तो आपको उसी तरह की ही इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी जो अभी हैं। ये मैसिव या एक जो बड़ी एक वेल प्लान्ड वो जो है मुझे नहीं लगता। ये इस तरह की पहले भी चलती आई हैं और ये आगे भी शायद चलती रहेंगी जब तक कि कोई इलेक्शन कमीशन का कोई इस तरह का मैकेनिज्म शफाफियत से जो है वो नहीं होता। और ये इस तरह के दावे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने वाले दिनों में भी देखती रहेंगी। आप ये जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होता, किस तरह का? देखें, आपको ये जो पिछले 3 इलेक्शन देख लें। पहले एक दफ़ा एतराज़ उठाया गया कि जुडिशरी के अंडर हुआ तो जो रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी के थे उन्होंने धांधली किया। हमने देखा 2013 के इलेक्शन में इसी तरह इमरान खान ने वो इल्ज़ामात लगाए थे। फिर 2018 का आया, वो फ़ौज के अंडर कराए गए। फ़ौज के हवाले से फिर यही जो पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के या एक इदारे के हवाले से वो किया गया तो फिर उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए। अब फिर जो है ये इंतज़ामिया के अंडर कराए गए तो फिर ये है। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो
इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कराने का एक तरीकाकार है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जो बेस्ट पॉसिबल कोई दुनिया में अगर इस तरह के इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मुनक्किद कराने के हवाले से कोई निज़ाम है तो वो हमें अडॉप्ट करना होगा। अदरवाइज़ ये इसी तरह हर इलेक्शन में जो है वो चाहे आप किसी भी महकमे के तहत कराएं, जुडिशरी के या फौज के या इंतज़ामिया के, आपको इसी तरह धांधली के इल्ज़ामात हमेशा सुनने को मिलेंगे और सुनते रहेंगे। क्योंकि ये साल दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इलेक्शंस का साल है, तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या प्रैक्टिस होती है और किस तरह से वहाँ पर इन इशूज़ को भी रिजॉल्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।